बाजार बोलता है। इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईएस का डेटा देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग तो नहीं चल रहा है। एफआईएस इंडियन मार्केट से रूठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरह। 2822 करोड़ रुपए की सेलिंग, उनकी तरफ से 2718 करोड़ की बाइंग डीआईस की तरफ से। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, क्योंकि आज एशियन मार्केट सभी रेड मार्क में मॉर्निंग में तो चल रहे थे। कारण था कि यूएस के डेटा पॉइंट्स ज़्यादा ठीक नहीं आए, लेकिन अब यहाँ पर एक ठीक ठाक रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। निकाई में करीब 1.5% की गिरावट है। कोस्पी 1% ऊपर है। हैंसेंग शंघाई यहाँ पर अब थोड़ी सी मामूली बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। डाउ में हमने देखा फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि उनका जॉब डेटा खराब आया था, उनके एक दो मैक्रो डेटा खराब आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा और एक दो डेटा और भी थे जो कि थोड़े से खराब थे, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में ठीक ठाक बड़ा दिखा रहे हैं। इसमें शारदा एनर्जी यहाँ पर करीब 16% का उछाल, जीएमडीसी करीब 9%, केआईओसीएल करीब 7%, स्टार सीमेंट और यूपीएल आफ्टर रिजल्ट यूपीएल में करीब 6.5% का उछाल, स्टार सीमेंट में 6.5% का उछाल। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर की वीकनेस दिखाई दे रही है। तो वीकनेस दिखाने वाले शेयरों में एडवांस एंजाइम्स आफ्टर रिजल्ट्स करीब 9%, ईपीआई करीब 6%, बालाजी एमाइंस करीब 6%, शक्ति पंप करीब 6% और नारायण हृदयालय करीब 5.25% नीचे हैं। लेकिन इस समय देखिए सबसे बड़ी खबर और सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया की नज़र है वो डील पर ही है कि किस देश की ट्रेड डील अमेरिका से हो पाती है, किस देश की नहीं हो पाती है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर अपडेट दे देते हैं। भारत 25 अगस्त की जो अब यूएस का डेलीगेशन जो इंडिया आएगा उस पर फोकस कर रहा है, और अमेरिका का एक ट्रेड नेगोशिएट करने वाला जो दल है जो ट्रेड पर बातचीत कर रहा है वो भारत आएगी, उनकी टीम। इस पर पूरी इंडिया की निगाहें रहेंगी, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स, निवेशक सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन अभी तक के स्टेटमेंट क्या चले हैं पूरे वीकेंड्स में, वीकेंड से पहले अमेरिका कह रहा है कि भारत डील करने में सुस्त है और उनके सुस्त रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब भारत से नाराज़ है। तो ये अमेरिका ने बोला, उनके कुछ ऑफिशियल्स ने बोल दिया। बाकी अगर हम देखें तो भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट है कि भारत कह रहा है कि भाई 55% अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हम ड्यूटी घटाने को तैयार हैं। अमेरिका चाहता है कि हम डेयरी, सोयाबीन और मक्का पर भी ड्यूटी घटाएं, जिसको लेकर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा अड़िग है। वो कह रही है कि अगर हमने इन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाई तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, एमएसएमईज हैं, इनको काफ़ी बड़ा हिट लगेगा। अगस्त में बातचीत अगर सकारात्मक रहती भी है तो डील जो होगी वो अक्टूबर से ही हो पाएगी। इस तरह की भी बातें हो रही है। दूसरा पॉइंट, भारत पर रूस से तेल इंपोर्ट घटाने पर दबाव है। ये हमने फ्राइडे को भी खबर देख ली थी। भारत अपनी ज़रूरत का 40% तेल, 35 से 40% तेल रशिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन एक अमेरिका के ऑफिशियल ने ये भारत पर आरोप लगाया कि भारत ने चीन के जरिए रूस से इंपोर्ट किया तेल। तो ये एक थोड़ा सा एक नया आरोप है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये खबर शांत हो जाए, हो सकता है यही खबर अमेरिकी राष्ट्रपति तक ये पहुंचाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं यही एस्केलेट कर दे। भारत से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं, लेकिन भारत ने ये बोल दिया ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से कि भारत तेल खरीदता रहेगा रूस से। लेकिन इसमें भी कुछ स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं कि कुछ हमारी जो स्टेट रन कंपनीज हैं, जो मतलब गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो अमेरिका से तेल नहीं खरीद रही हैं पिछले एक हफ्ते से। सनी सर, अब तो खबरों का इतना फ्लड आ चुका है कि कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत है। अब ये शायद आजकल तो स्लीपलेस नाइट्स चल रही होंगी, बिकॉज आई नो आई हैव बीन ए रिसर्च एनालिस्ट फॉर सम ईयर्स इन ब्रोकरेज हाउसेस। तो मुझे पता है कि ये मतलब डेटा जब आपके पास आपको लगता है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर उस पर एनालिसिस। तो ये कैसा चल रहा है पीरियड, आप क्या बोल रहे हैं इस अनसर्टेनिटी को? यार डेफिनेटली आई थिंक काफी हेक्टिक शेड्यूल है। काफी सारे आईपीओ भी एक साथ आ गए हैं, रिजल्ट सीजन पीक पर है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जिसके चलते काफी सारे सवाल क्लाइंट से आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं।
बट आई थिंक अल्टीमेटली जो बेसिक प्रिंसिपल है मार्केट का, जो हम बार बार यही कहते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी कंपनी फॉर स्टॉक टू अप्रिशिएट। तो अल्टीमेटली एज एन मार्केट पार्टिसिपेंट हमारा काम यही है कि हमें ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जो कि ये जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो प्रॉपरली प्लान आउट करके जो भी अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी है उससे निकलकर एक अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में पेश कर सकती है। तो अल्टीमेटली यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस विच विल डू वेल। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में भी कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जैसे एम्बर एंटरप्राइजेस, काफी शानदार नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं डिस्पाइट ऑफ स्लो डाउन इन एसी सेगमेंट, और उसके बावजूद कंपनी ने जाकर 2 कंपनी एक्वायर करी हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में इनका जो प्रॉफिट है 2 गुना 2.5 गुना आराम से हो सकता है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि पूरे ईएमएस स्पेस में काफी अच्छा कर रही हैं। जो वन टाइम स्लो डाउन हमने देखा है बिकॉज ऑफ द वीकर समर पोर्टफोलियो, बट उसे साइड में अगर हम रख दे तो ईएमएस सेक्टर अगेन इज ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। सिमिलरली अगर आप चुनिंदा सीमेंट कंपनी देखेंगे, वहां भी सिक्वेंशियली हमने एक बेहतर ग्रोथ आती हुई देखी है। अब प्राइसिंग एनवायरनमेंट थोड़ा बेहतर है, कंसोलिडेशन हो चुका है। जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, बड़े प्लेयर जैसे अदानी या फॉर दैट मैटर अल्ट्राटेक ग्रुप ने एक्वायर कर लिए, तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन वहां भी हो चुका है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट कंपनीज फ्रॉम अ सीमेंट पैक। होटल इंडस्ट्री के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव साइड में कुछ सेक्टर पर फोकस करेंगे तो मार्केट में डेफिनेटली नाराजगी नहीं रहेगी। बट एक चीज पक्का है कि जो 2020 से सितंबर 2024 तक का जो समय था, जहां हम वन साइड मोमेंटम मार्केट देखते थे, सभी स्टॉक चलते थे, आई थिंक नाउ दोज आर बिहाइंड अस। नाउ वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन कंपनी टू आइडेंटिफाई द कंपनी सेक्टर विच आर लाइकली टू डू वेल। और एट द सेम टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टॉक लिया और इमीडिएटली वहां रिटर्न बनेगा। थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखेंगे हम 6 से 12 महीने का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा नाराजगी देखने मिलेगी। थोड़े रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर हम मॉडरेट रखेंगे तो आई थिंक डिसेंट रिटर्न बनेगा। एंड वंस दिस अनसर्टेनिटी बिहाइंड अस मे बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 साल है 2026 और 27, जहां अर्निंग ग्रोथ भी एक बेहतर होती दिखेगी ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पर, वहां मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए नजर आएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा होराइजन लंबा रखिए, डेफिनेटली मार्केट में वेल्थ बनाने के बहुत सारे मौके हैं। ठीक है, तो मार्केट में वेल्थ बनाने के मौके हैं और थोड़ा लंबा पीरियड रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सर थोड़ा सा आज टैरिफ को हमने सोचा कि थोड़ा पढ़ लेते हैं ठीक से कि इंडिया की क्योंकि 7 तारीख से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हुआ है कि टैरिफ की डेडलाइन है, और 25% जो टैरिफ उन्होंने इंडिया पर लगाया वो भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो थोड़ा सा डेटा क्रंचिंग कर लेते हैं। देखिए इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है यूएस में, पहले वो डेटा देखते हैं। कितना इंपोर्ट करता है यूएस से वो भी देख लेते हैं। इंडिया करीब $86.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है यूएस, और यूएस से जो इंपोर्ट करता है, यूएस से जो माल खरीदता है वो $45.3 बिलियन का खरीदता है। तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो है $41.2 बिलियन का। अब देखते हैं टैरिफ इंपैक्ट क्या है। टैरिफ इंपैक्ट ये है कि इंडिया का ये देखिए, पहले आप इंडिया यूएस ट्रेड देख लीजिए। 86.5 बिलियन का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट है 45.3 बिलियन, और सरप्लस है इंडिया का 41.2। उसके बाद बढ़ते हैं टैरिफ इंपैक्ट पर। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने वीकेंड्स में कुछ इस तरह की बातें कही कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 86.5 का है, लेकिन टैरिफ पर एग्जेम्पशन है, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उन पर जो एग्जाम्पशन है वो करीब $40 बिलियन का एक्सपोर्ट तो हमारा अभी हिट नहीं हो रहा। बाकी $46.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हिट होगा, ये पक्का होगा, और 25% टैरिफ इन पर लग जाएगा 7 अगस्त से, अगर कुछ भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है तो। अब ये जो $46.5 बिलियन है, इसको थोड़ा सा बाइफिकेट करते हैं, कहाँ पर कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर कि इम्पैक्ट आने वाला है। तो उस सेक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं, टैरिफ इम्पैक्टेड सेक्टर। देखिए मशीनरी जो सेक्टर है उसमें हमारा करीब $9 बिलियन का एक्सपोर्ट है। जेम्स एंड ज्वेलरी में करीब 12 बिलियन का एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल में 10.3 बिलियन, श्रिम्प में करीब 2.24, लेदर, फुटवेयर, केमिकल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में इनमें करीब 2-2 बिलियन का हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। ये सेक्टर भी बहुत छोटे हैं, तो इनके साइज़ के हिसाब से अगर इम्पैक्ट आएगा तो थोड़ा सा सीवियर हो सकता है। अब इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर से जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं।
क्योंकि मशीनरी सेक्टर से, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सभी सेक्टर से कंपनियां देख लेते हैं। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां ये कौन कौन सी हैं? देखिए, शुरुआत में जो 3 लिखी हुई हैं, ICGEC, BHEL और L&T, ये मशीनरी सेक्टर से हैं जिनका US में एक्सपोजर है। फिर उसके बाद वेल्सपन लिविंग, हिम्मत सिंह का सीड है, गोकुलदास एक्सपोर्ट, आलोक इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल से जुड़ी हुई हैं। और भी टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं। बाटा लिबर्टी, रिलैक्सो, ये फुटवियर से जुड़ी कंपनियां जिनका एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। टाइटन, कल्याण ज्वेलर, वैभव ग्लोबल, ये सब ज्वेलरी कंपनियां जो कि US में एक्सपोजर रखती हैं। आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लूरो, SRF, विनाती ऑर्गेनिक्स, ये 4 कंपनियां जो कि केमिकल से जुड़ी हुई हैं। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन और गोदरेज एग्रोवेट, ये श्रिम्प और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, उनसे जुड़ी हुई हैं। अब एक एक करके सेक्टर वाइज बात करते हैं। सनी सर, ये बताएं, जो मशीनरी सेक्टर है, लाइक BHEL हो गया, L&T हो गया, ISGEC हो गया, इन कंपनीज का एक्सपोजर थोड़ा US में है, इन पर क्या करें? 7 तारीख को अगर टैरिफ 25% लग गया तो इनकी हालत क्या होगी? लेकिन मुझे लगता है कि जो मशीनरी सेगमेंट है वहाँ कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यूएस इज ट्राइंग टू मूव द मैन्युफैक्चरिंग बैक टू इट्स ओन टेरिटरी, तो वह उसे केटर करने के लिए आपको मशीनरी डेफिनेटली लगेगी। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। आई थिंक द मेजोरिटी इम्पैक्ट कैन बी ऑन टेक्सटाइल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी साइड, जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर यूएस में है। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि ये जो टैरिफ है, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा ये किसी को पता नहीं है। पहले आपने 2 अप्रैल कहा, फिर आपने 9 अप्रैल कर दिया, अब आपने 1 अगस्त कहा, आपने 7 अगस्त कर दिया। तो आई थिंक अगेन काफ़ी सिचुएशन फ्लूइड है। ये हो सकता है कि 1 डेढ़ महीने बाद शायद ये टैरिफ जो है थोड़ा वाटर डाउन हो जाए, कम हो जाए। तो और अगर आप टेक्सटाइल या जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर देखेंगे तो उनके लिए जो पीक क्वार्टर होता है यूजुअली अक्टूबर टू दिसंबर का होता है यूएस शिपमेंट का, और उसके पहले ही सितंबर अगस्त में शिपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगेन सिचुएशन काफी फ्लूइड है। ये पूरा जो इम्पैक्ट है पूरे साल के दौरान होगा कि नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो पहला जो सवाल था इंजीनियरिंग सेक्टर पर मशीनरी, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा डेंट देखने मिलेगा। जहाँ बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है वो है टेक्सटाइल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। टेक्सटाइल का डेफिनेटली एक्सपोजर काफी बड़ा है कुछ चुनिंदा कंपनीज का, गोकुलदास, वेल्सपन लिविंग, यू नेम द टेक्सटाइल कंपनी। एंड होम फर्निशिंग में काफी ज्यादा एक्सपोजर है वहाँ पर यूएस में। और जेम्स एंड ज्वेलरी में कंपनीज लाइक गोल्डियम इंटरनेशनल जो प्रीडोमिनेंटली लैब ग्रोन डायमंड्स में डील करती है, उनका 80 to 90% बिजनेस यूएस से आता है। तो अगर आपका लैब ग्रोन डायमंड के जो रेट हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो वहां मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट डिमांड में इम्पैक्ट हो सकता है। बट लेट्स सी, सिचुएशन इज स्टिल फ्लूइड। ये कितने समय तक ये टैरिफ एप्लीकेबल रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब अभी किसी के पास है नहीं। सब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 7 तारीख को टैरिफ इम्प्लीमेंट हो जाएगा 25%। 25 तारीख को उनका डेलीगेशन आएगा। ये जो 18 दिन होंगे ना, ये मार्केट कैसे निकालेगा, ये थोड़ा सा सवाल है। और इस 18 दिनों में आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे थोड़ा सा मतलब फियरफुल रहना चाहिए या अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि मार्केट में ये चीज़ गिर गई, इसको खरीद लो। आई थिंक अगेन जिस तरह से आपने सही कहा कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा आपको ओवरबोर्ड जाकर बाय नहीं करना है, लिवरेज से थोड़ा बचना है। मे बी ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन इज द राइट स्ट्रेटेजी इन क्वालिटी बिजनेसेस। एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो इनवर्ड फेसिंग बिजनेसेस हैं जिनका एक्सपोर्ट से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसे बिजनेसेस पर फोकस करें। एंड वंस देयर इज अ क्लैरिटी देन एट दैट टाइम मे बी यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट और यूएस फोकस बिजनेसेस। तो आई थिंक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन इज द राइट स्ट्रेटेजी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा सा लंबा करना होगा हमें। सर, दूसरा सेक्टर आता है टेक्सटाइल, जहां पर हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंस हम गए हैं। वेल्सपन लिविंग, हिम्मत सिंह का, गोकुलदास एक्सपोर्ट जितना चले थे उससे ज़्यादा गिर गए हैं अब ये सारे शेयर। आलोक इंडस्ट्रीज़ और बाकी टेक्सटाइल भी है, ट्राइडेंट हो गया, अरविंद हो गया, रेमंड हो गया, सभी है। सर, क्या करना चाहिए टेक्सटाइल में इस गिरावट में? क्योंकि अगर 25% टैरिफ लगता है इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज पर,
तो कितना प्रेशर ये झेल पाएंगी जिस दिन ये अनाउंसमेंट आ जाएगी कि हाँ लग गया? आई थिंक अगेन ना, थोड़ा सा मैं दूर रहना चाहूंगा टिल द टाइम में क्लैरिटी नहीं इमर्ज होती है। ऑन वन साइड देर इज एन, देर विल डेफिनेटली बी डेंट ऑन डिमांड, और एट द सेम टाइम अगर आप कंपेयर टू इंडिया बाकी कंट्रीज से जो कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज है उनसे कंपेयर करेंगे, तो पहले के टैरिफ स्ट्रक्चर में इंडिया को एडवांटेज था, और अब जो नए वाले टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें इंडिया इधर एट पार या एट डिसएडवांटेज के पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल अगेन इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। वहां अगर कोई दूसरे कंट्री को अपर हैंड मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एडवांटेज, तो डेफिनेटली इंडिया की जो कंपनीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली कॉशियस व्यू रहेगा। ऑन द पॉजिटिव साइड, जो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, टू सम एक्सटेंट दैट कैन हेल्प टू रिकूप द डिमांड लॉस फ्रॉम यूएस। तो अगर वैसा कुछ होता है तो यूके इज द वन न्यू टेरिटरी जहां इंडिया को थोड़ा सा फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं प्ले होने मिल रहा है। बट अगेन टेक्सटाइल में थोड़ा सा मैं कॉशियस ही रहना चाहूंगा। बेटर विल लाइक टू फॉलो वेट एंड वॉच अप्रोच टिल द टाइम क्लैरिटी इमर्जेस ऑन टेक्सटाइल फ्रंट। ठीक है, तो टेक्सटाइल शेयरों से अभी फिलहाल दूर रहें। 7 तारीख से लेके कम से कम 25 तारीख, जब तक कि ये जो पूरा मौसम है टैरिफ का, बातों के एस्केलेशन का, अगर बातें एस्केलेट नहीं होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। हम रिव्यू भी करते रहेंगे आप लोगों के साथ, और बातचीत डेली बेसिस पर जो ग्लोबल फ्रंट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, ये जो फुटवियर वाली कंपनियां हैं, सेक्टर ही बहुत छोटा है और इसमें एक्सपोर्टर कंपनियों को जरा सा भी डेंट लगता है तो इनके रेवेन्यूज़ तो बहुत बुरी तरह से हिट होंगे, बिकॉज 20% ऑफ द मार्केट शेयर हमारा है करीब उनके फुटवियर में। मतलब जो हमारी जो कंपनियों का रेवेन्यू है ओवरऑल 20% करीब यूएस से आता है। सर, कैसे देखें फुटवियर कंपनीज को? अगेन विवेक जी, अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एनीवे डोमेस्टिक फ्रंट पर भी फुटवेयर इंडस्ट्री कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले दो तीन सालों से, अगर आपने देखा होगा। एंड द सेम इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइसेस ऑल्सो। तो अगर आप बाटा, रिलैक्सो, जो टॉप के प्लेयर है, कोई भी प्लेयर निकाल के देख लीजिए, कोई बहुत ज्यादा रिटर्न पिछले 2 ढाई सालों में नहीं बने हैं ये स्टॉक्स में। और उसके पीछे ये रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा है कि थोड़ा डिमांड एनवायरमेंट वीकर साइड पर रहा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि एनीवे फुटवेयर वाज नॉट डूइंग वेल, और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया की जो पोजीशनिंग है वो भी वीक होती है, तो देयर कैन बी फर्दर प्रेशर ऑन फुटवेयर कंपनी। बट मुझे नहीं लगता है कि अमंग द लिस्टेड प्लेयर किसी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। मे बी अनलिस्टेड सेगमेंट से जो जॉब वर्क करते हैं उनका कुछ एक्सपोजर डेफिनेटली यूएस मार्केट में हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैं ये जो डेवलपमेंट है यूएस की पर्टिकुलरली न्यूट्रल के तौर पर लेना चाहूंगा फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए, एंड वुड लाइक टू मॉनिटर द डिमांड एनवायरनमेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर लगता है कि रिकवरी देखने मिल रही है, तो डेफिनेटली फुटवेयर कैन बी सेक्टर टू बी ऑन, विच कैन बी ऑन रडार फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सर, एक सेक्टर, केमिकल सेक्टर, जो कि मैक्रो इकोनॉमी के बढ़ने से थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है, कैपिटल गुड्स भी होता है और एक केमिकल भी माना जाता है। इसमें अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारा करीब 2 बिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट है यूएस में, और वो 25% टैरिफ के दायरे में आ जाएगा 7 अगस्त से। इसमें ये जो यूएस एक्सपोजर रखने वाली कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरो, एसआरएफ, विनाती ऑर्गेनिक्स, इन सभी में अभी आपका कोई विचार, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? अगेन केमिकल कंपनीज जो है उन्हें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है चाइना से बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगेन टिल द टाइम टैरिफ का जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर कट निकल कर नहीं आएगा, तब तक थोड़ा सा मैं कॉशियस अप्रोच लेना चाहूंगा केमिकल कंपनीज के रिलेटेड। बट विद इन केमिकल कंपनी देर आर फ्यू कंपनीज विच आर काइंड ऑफ मार्केट लीडर इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेस। तो अगर आप एसआरएफ की बात करें, पर्टिकुलरली जो फ्लोरीन में प्रीडोमिनेटली रेफ्रिजरेंट गैस में एक वन ऑफ द लीडिंग मार्केट पोजीशन रखती है, वहां मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दैट्स अ बेसिक थिंग विच यू नीड, एंड आप उसको इतना आसानी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो एसआरएफ में भी बाय ऑन डिप इज द राइट अप्रोच एज फार एज एसआरएफ इज कंसर्न। थोड़ा फेयर वैल्यू बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। विनती ऑर्गेनिक में जो जिस तरह से एटीबीएस की जो अभी नई कैपेसिटी लगी है, और जो स्पेशलिटी विरल ऑर्गेनिक करके जो कंपनी है इन्होंने जो 1 डेढ़ साल पहले खरीदी थी, उसमें कहीं ना कहीं
जो बेनिफिट है वो प्ले आउट होते नजर आ रहा है। अगेन विनती कैन ऑल्सो बी ऑन रडार फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। बट ओवरऑल जो केमिकल स्पेस है उसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि चाइना से जो कंपटीशन है वो बहुत मैटर करता है। एंड टिल द टाइम ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट या ग्लोबल मैक्रो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होते हैं, तब तक एक्सपोर्ट फ्रंट पर मुझे नहीं लगता है कि केमिकल कंपनी कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क शो कर पाएगी। तो आई थिंक अगेन अ कॉशियस अप्रोच, बट सिलेक्टिव कंपनी डेफिनेटली रडार पर होना चाहिए, which are more focused on domestic play rather than relying on export as one of the key revenue avenue. ठीक है, तो केमिकल सेक्टर पर आपको व्यू मिला। अब आते हैं श्रिम्प सेक्टर पर, जहां पर कि भारत का करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है एनिमल प्रोडक्ट्स और श्रिम्प प्रोडक्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सेक्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, गोदरेज एग्रोवेट जैसी कंपनियां हैं। सर, इनका क्या होगा अगर इनके एक्सपोर्ट हिट होते हैं तो? या आई थिंक अगेन सिमिलर टू अदर सेक्टर, डेफिनेटली अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सभी पर देखने मिलेगा। बट अगेन कमिंग टू श्रिम्प कंपनी, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दिस कंपनीज विल ट्राई टू पास ऑन ऑल द ड्यूटीज टू द यूएस कंज्यूमर, और यूएस कंज्यूमर हैव टू अल्टीमेटली बेयर द ब्रंट ऑफ इट। विद इन श्रिम्प मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज है जैसे थाईलैंड हो गया, वहाँ एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, उसके सामने इंडिया कैसे स्टैकअप करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर बार रहता है। तो लेट्स सी वंस द टैरिफ इज इन प्लेस, लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स इवॉल्व। तो टिल दैट टाइम अगेन वेट एंड वॉच अप्रोच ही लेना चाहूंगा मैं श्रिम्प कंपनीज पर। ठीक है, कोई नहीं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जहां पर कि आपका अगर पोर्टफोलियो है तो आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इस समय प्रेशर पॉइंट बने हुए हैं इन सभी सेक्टर्स में। ख़ास तौर से फार्मा हमने बात की ही थी। अब बात करते हैं तेल पर, तेल कंपनियों पर। देखिए, अमेरिका केवल टैरिफ ही नहीं लगा रहा, अमेरिका दूसरी धमकी भी दे रहा है कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। अब इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि तेल खरीद रही थी रशिया से? रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लीडिंग थी, आईओसी भी लीडिंग थी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, ये भी कुछ कंपनियां रही हैं। हम दूसरी एक खबर और आई है, मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। ओपेक का तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कल हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में कि जो क्रूड ऑयल है वो गिरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये खबर संडे को आई है। सितंबर में से जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो करीब 5.5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाएगा। अगली बैठक अब 7 सितंबर को होगी, जिससे कि आगे के मंथ्स का रिव्यू होगा। ये सितंबर मंथ तक के लिए ये इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया। रूस पर युद्ध खत्म करने का अमेरिकी दबाव भी है, और 8 अगस्त से पहले युद्ध खत्म करने की धमकी भी अमेरिका ने दी हुई है कि अगर युद्ध खत्म नहीं किया तो सैंक्शंस बहुत तगड़े लग जाएंगे। और जो लोग क्रूड खरीद रहे हैं, जो कंट्री रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं, उन पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। सर, अगर ये खबर देखिए, रशिया का जो अभी तक की नीति दिखी है उसमें तो वो झुकते हुए नज़र आते नहीं, और जब भी कोई पुतिन को कोई डेडलाइन देता है तो वो डेडलाइन को तो कभी वैसे भी नहीं स्वीकारते, वो उसको अपने ईगो पर ले लेते हैं, जितना अभी तक का ट्रेंड रहा है। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है सर? 8 अगस्त, 7 को टैरिफ वाली डेडलाइन, 8 अगस्त को रशिया वाली डेडलाइन, ये 2 तारीख बड़ी मुश्किल से निकलने वाली है। निकल गई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में इंडियन कंपनीज पर कितना दबाव होगा? गवर्नमेंट कह रही है कि भारत तो तेल खरीदता रहेगा रूस से, लेकिन कुछ इस तरह की भी खबरें आई हैं कि हमारी कंपनियों ने तेल खरीदना पिछले हफ्ते से बंद कर दिया है। ऐसे में इन ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर क्या करें? आई थिंक या डेफिनेटली इंडिया को जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था टू बाय क्रूड एट अ चीपर प्राइस फ्रॉम रशिया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं यूएस ने जिस तरह से कहा है कि आप रशिया से क्रूड ना खरीदे, क्योंकि इंडिया इज इनडायरेक्टली फंडिंग यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया इज यूजिंग दिस मनी फॉर यूक्रेन वॉर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे लगता है कि बट इंडिया ने, जिस तरह से मैं भी मीडिया सोर्सेज में पढ़ रहा था, इंडिया ने यही कहा है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, स्ट्रेटेजी जो है, वो खुद के हित में ज्यादा रहेगी रादर देन किसी के बोलने से ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगेन क्रूड इज अ वेरी लार्ज कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट बास्केट, तो उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने मिलेगा अगर हम डिस्काउंटेड क्रूड से नॉर्मल क्रूड के ओर चले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई इमीडिएट शिफ्ट हम
देखेंगे इंडिया। आई थिंक इंडिया विल स्टिक टू इट्स ओन इंटरेस्ट, और उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया विल फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी। टू सम एक्सटेंड ये हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत यूएस से इंपोर्ट बढ़ा दिया, टू सम एक्सटेंड आपने यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट में उसको जोड़ लिया, तो वो टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। बट जिस तरह से इंडिया में क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशन के बावजूद भी अगर आप पंप के प्राइसेस देखेंगे, वहां कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हमने होते हुए नहीं देखा है। तो आज आई थिंक बहुत ज्यादा निगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी हमने देखा है कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रैली हमने प्ले आउट होते नहीं देखी है, बिकॉज ऑफ द वन फैक्टर ऑन अनदर। तो मैं इसको बहुत ज्यादा निगेटिव तौर पर नहीं लेना चाहूंगा, और ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जाकर अपने जो पोर्टफोलियो में अगर आप एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है तो उसे बेच दें, या आप इसमें जाके शॉर्ट पोजीशन बनाएं। आई थिंक वुड लाइक टू रिमेन न्यूट्रल एट अ करंट जंक्शन, और जैसे 7 या 8 तारीख निकल जाती है, फर्दर क्लैरिटी इमर्ज होगी, अगर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने मिलेगा तो अगेन आई थिंक दिस स्टॉक्स विल स्टार्ट मूविंग अप। क्योंकि क्रूड के जो दाम है $70 के आसपास, दैट्स अ फेयर बैंड, जहाँ जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें एक डिसेंट प्रॉफिट भी मिलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। ठीक है, तो घबराने वाली बात ऐसा सच नहीं है ऑयल कंपनीज के लिए, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप डराते ज़रूर रहते हैं खबरों से अपनी अपनी, और बोलते हैं कि 100% टैरिफ लगा दूंगा। सर, दो फटाफट से खबरें और ले लेता हूँ। एक तो अमेरिका चीन ट्रेड डील, इस पर जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते जो स्वीडन में उनकी बातचीत हुई थी चाइना के डेलीगेशन से, उसको लेकर उन्होंने फ्राइडे नाइट में स्टेटमेंट दिए कि वो बातचीत आगे बढ़ी है, और चीन पर अभी 12 अगस्त तक तो कम से 30% टैरिफ रहेगा। चीन ने जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रखा है वो 10% का है। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? क्योंकि अगर चीन एडवांस स्टेज में बातचीत कर रहा है अमेरिका से, और हमारी बातचीत सुस्त चल रही है, तो चीन को एडिड एडवांटेज तो नहीं मिल जाएगा? आई थिंक विवेक जी, हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि यूएस के लिए चाइना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने डेटा देखा होगा तो चाइना इज एट द टॉप पोजीशन। अगर आप बिल्कुल। ट्रेड डील की बात करते हैं, जो अमाउंट ऑफ ट्रेड जो चाइना और यूएस के बीच में होता है, उसके सामने इंडिया का जो वॉल्यूम है काफी लो है। तो आई थिंक चाइना ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है यूएस के लिए। और वन हैज टू कीप इन माइंड कि चाइना अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो आप चाइना पर अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पर, तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है यूएस इकोनॉमी पर ही मिलेगा, देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन। और जिस तरह से अब यूएस में जो जॉब डेटा भी आए थे फ्राइडे को, काफ़ी कमजोर होते नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि डील विद चाइना शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि अगर चाइना से अगर डील हो जाती है तो मुझे लगता है कि ग्लोबली ये मैसेज जाएगा कि यूएस इज विलिंग टू नेगोशिएट, सिट ऑन टेबल एंड स्ट्राइक का ऑप्टिमम डील। तो मुझे लगता है कि डील बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन यूएस एंड चाइना, पूरे वर्ल्ड के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी टू सम एक्सटेंड हटेगी। और ये मुझे लगता है कि दिस विल बी फर्स्ट स्टेप विच विल इंडिकेट कि ये जो पैटर्न निकल कर आएगा यूएस चाइना की डील से, वो उसे कहीं आप रेप्लिकेट करेंगे तो दूसरी कंट्रीज भी एक अच्छी खासी डील यूएस के साथ स्ट्राइक कर पाएगी। एक और खबर सर, पाक ईरान अपना ट्रेड बढ़ाने जा रहे हैं, पाकिस्तान ईरान अपना ट्रेड बढ़ाने जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति वीकेंड में पाकिस्तान गए थे, और वो कह रहे हैं कि $3 बिलियन से बढ़ाकर हम $10 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा साइज़ है या कुछ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अब ईरान से अगर संबंध बढ़ा रहा है। अभी तक हम काफ़ी दिन से ये सुन रहे थे कि भारत के रशिया से संबंध है तो अमेरिका को खटक रहे थे। अब पाकिस्तान उनके दूसरे दुश्मन देश से जाकर बातचीत कर रहा है, ईरान से, और उन्होंने स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे दे डाले। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इजराइल के हाल में ईरान पर हमले के हम खिलाफ हैं, जो उन्होंने किया, 12 दिन की स्ट्राइक की थी, और ईरान को न्यूक्लियर जो अपना कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार भी है, बनाने का अधिकार भी है। पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला है। इससे क्या लग रहा है सर, ये सारे जो एशियन कंट्रीज़ की बेल्ट है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के खिलाफ धीरे धीरे होती जा रही है? कोई रशिया के साथ है, कोई ईरान के साथ है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक
जब एक नॉर्मल जो सेटअप होता है बिजनेस का उसमें कहीं डिस्ट्रप्शन दिखते हैं तो एवरी कंट्री विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यूएस ने एक ट्रेड टैरिफ के थ्रू कहीं ना कहीं जो ग्लोबल बिजनेस सेटअप है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो ऑल दी कंट्रीज आर ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन फीट कि कैसे हम, अगर यूएस के साथ बिजनेस इंपैक्ट होता है तो उसे कैसे मिटिगेट करें, हाउ कैन वी ज्वाइन हैंड विथ अदर। फिर और इसमें मुझे लगता है कि फिर जो दुश्मन है उसमें भी जो लोग हैं अपनी दोस्ती ढूंढने की कोशिश करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दैट द सेम थिंग विच इज प्लेइंग आउट इन ब्रिक्स ऑल्सो। अगर आप देखेंगे कि ब्रिक्स कंट्री जो है वो भी आपस में मिलकर कोई करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है ताकि डी डॉलराइजेशन का जो बेनिफिट है, डी डॉलराइजेशन के तौर पर इन्हें कुछ जो कॉमन करेंसी का बेनिफिट मिल सके। तो आई थिंक द एंटायर ग्लोबल बिजनेस सेटअप इज लाइकली टू टर्न अपसाइड डाउन बिकॉज ऑफ दिस यूएस ट्रेड टैरिफ। और अगर इसका मसला नहीं निकल कर आएगा बहुत जल्दी तो आई थिंक ऑल द कंट्रीज विल ट्राई टू फाइंड देयर ओन fit and will try to keep their own interest first, and that can lead to many such bilateral deals between non-US economies, and definitely US जो है उसका US जो है अलग पड़ता हुआ नजर आएगा। सर लास्ट न्यूज़, अगर हम देखें तो आरबीआई की पॉलिसी, जो एमपीसी पॉलिसी है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, वो आज से शुरू हो रही है, उस पर मीटिंग, और बुधवार को घोषणाएं आ जाएंगी। इस बार माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में शायद कटौती ना हो। आप क्या मानते हैं सर? या अगेन मुझे लगता है कि स्टेटस को रहेगा क्योंकि रिसेंटली ही आरबीआई ने काफी बड़ा फ्रंट लोड किया था रेट कट के तौर पर। और एट द सेम टाइम हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि सीआरआर कट का जो इम्पैक्ट है वो सितंबर ऑनवर्ड्स प्ले आउट होते दिखेगा। तो 4 ट्रांचेस में 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है उसका बेनिफिट प्ले आउट होते दिखेगा इन टर्म्स ऑफ एनहांस लिक्विडिटी फॉर द बैंकिंग सिस्टम। तो आई थिंक स्टेटस को रहने की उम्मीद है। आरबीआई विल लाइक टू इंश्योर कि जो अभी रिसेंट रेट कट हुए हैं उसका ट्रांसमिशन अच्छे से हो जाए और उसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ बेटर क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी में वो प्ले आउट होते दिखे। एंड देन मे बी 2-3 मंथ डाउन द लाइन आरबीआई में रिकंसिडर दिस रेट कट थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी अभी भी बनी हुई है ट्रेड डील पर। तो अगर एक बार इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो मुझे लगता है कि देन आरबीआई विल अगेन टेक अ नेक्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ ensuring the growth and at the same time maintaining the other key important parameters like inflation. तो सर ने बता दिया कि मार्केट में इस समय करना क्या है ट्रेड वाले सेक्टर्स में और आरबीआई की पॉलिसी के चलते। सनी सर, आज थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, आई एम सो सॉरी, बट कुछ टॉपिक्स इतने ज़्यादा थे, तो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सटेंडिंग Thank you. टाइम। थैंक यू सर। आगे बढ़ते, अब हमारे साथ अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। आज देखो ग्रीन शर्ट पहनकर आए हो, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो गया कि ग्रीन टाई, ग्रीन शर्ट और ग्रीन मार्केट, बाय चांस ये नहीं मार्केट नहीं ग्रीन भाई, ही जाएगा? मार्केट तो ग्रीन रहना ही है सर। एफआईआई ओवरसोल्ड है, मार्केट तो ग्रीन रहना ही है। ये एफआईज ओवर सोल्ड हैं, लेकिन अंशुल जी एक चीज़ बताओ, ये ऐसा तो नहीं एफआईज ज़्यादा स्मार्ट बन जाए इस बार? सबको पता है कि ओवर सोल्ड है, लेकिन वो और ज़्यादा सस्ते में अपनी पोजीशन कवर करने के मूड में हो, या लग रहा है कि कवर हो रही हैं? कुछ डेटा वेटा, मतलब कुछ बताओ आप। तो जरूरी नहीं ना कि ओवरसोल्ड से तुरंत ही शॉर्ट काटने लगे हैं। ये तो सबको पता है, सबको दिखने लगा है। पहले कोई नोटिस ही नहीं कराता था। मैंने जब से नोटिस कराना स्टार्ट किया कि एफआईआई की पोजीशन वॉच करना स्टार्ट करो, तो एफआईआई भी इतनी समझदार है कि रिटेल अब देखने लगे हैं। तो पहले जो 24% से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, हर आदमी 23-24% पे जाके लॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है कि अब एफआईआई ओवरसोल्ड है, यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। वो भी तो स्मार्ट है ना, तो उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो वो तब तक नीचे खींच लेंगे जब तक रिटेल का पेशेंस ना टूट जाए और वो अपना पैसा ना छोड़ दे। क्योंकि आपके और मेरे पास चिल्लर पैसा है, उनके सामने हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो वो तो 15 और पेशेंस की बात है। आपके मेरे पास 4 दिन का पेशेंस नहीं होता है कि अगर स्टॉक नहीं चला तो हम बार बार पूछने लगते हैं कि लिए लॉन्ग टर्म के लिए थे, 4 दिन में सवाल पूछने लगते हैं चल नहीं रहा चल नहीं रहा। तो उनकी मेंटेलिटी, उनका माइंडसेट क्लियर है ना कि हमको लंबे समय तक टिके रहना और पैसा कमाना है। तो वो इतनी जल्दी आपको पैसा थोड़ी दे देगा। आप देखोगे 24% से 4 बार पलटा, 5वीं बार आप 24% पे लॉन्ग करोगे, वो घुस के 5% तक ले आएंगे। इतना पैसा है उनके पास कि वो उस चीज को मेंटेन और सस्टेन कर सके। तो आपको परसेंटेज देखने से ज्यादा परसेंटेज आने के बाद रिवर्सल और बुलिश एविडेंस देखना है। हल्के फुल्के बनते हैं, हम बाई कॉल देते हैं। पिछले वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-3 बार बैंक निफ्टी निफ्टी बाई दिए,
चले, आज सुबह एक बार बैंक निफ्टी बाई दिया, आज सुबह स्टॉप लॉस कट गया, सेंसेक्स दिया, उसमें टारगेट हिट हो गया, दोबारा वीवैप के ऊपर निफ्टी टिक रही है, बैंक निफ्टी टिकना स्टार्ट होगी तो हम फिर बाई देने लगेंगे। तो डेटा को प्राइस एक्शन के साथ अलाइन तो करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ डेटा के बेस पे आप काम करेंगे तो भी परेशान रहेंगे, सिर्फ न्यूज बेस पे काम करेंगे तो अखबार खोलिए, आधा अखबार अच्छी खबरों से भरा है, आधा खराब खबरों से भरा है। तो जब सब चीजें अलाइन नहीं होंगी विथ चार्ट, फिर प्राइमरी आता है चार्ट, उस पे अप ट्रेंड है कि नहीं है, उस पे रिवर्सल है कि नहीं है, अगर है तो बाकी सब सपोर्टिव है, नहीं बाकी सब सिर्फ कहानियां हैं, कहानी सुन के उसका मजा लीजिए, लास्ट में चार्ट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है उस पे आपका फाइनल सौदा दबना चाहिए। तो जैसे ही वीवैप के ऊपर आएगा चार्ट फिर बाई बोलने लगेगा बैंक निफ्टी, हम फिर बाई देने लगेंगे।